प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो गुज़िश्ता साल जून 2025 में ख़ातून टिकटॉकर को मुलज़म उमर हयात ने उसके घर G13 में घुस के गोलियों के फायर करके कत्ल कर दिया था। आज जज अफजल मंजूका साहब की अदालत में इस केस की जो आखिरी फैसला कुन समाअत हुई है, जिस पर एतराज़ भी उठाया गया मुलज़म उमर हयात के वकील की जानिब से, लेकिन जो जज साहब हैं अफजल मंजूका साहब, वो डट गए और उनकी तरफ से मुलज़म के वकील उमर हयात के जो वकील थे उनकी सरजनिश की गई और उनसे कहा गया कि कमरा अदालत में आज जो फैसला कुन समाअत फैसला कुन कार्रवाई हो रही है, इस समाअत को गुमराह करने की कोशिश ना करें। तो सबसे पहले जो अदालती कार्रवाई का अहवाल है और फिर जो मुलज़म उमर हयात की सज़ाए मौत है, फांसी की जो सज़ा है, फिर उसकी तफसीलात पर भी आएंगे और फैसले की इम्प्लीमेंटेशन पर भी हम बात करेंगे। और इसके बाद इमाम ज़ैनब मज़ारी अली हादी चट्ठा की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है, वहाँ पर आज जज साहब की तरफ से क्या कहा गया, वकला ने अदालत में क्या मौक़िफ़ रखा और फिर आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर क्या है। एक बड़े अरसे के बाद PTI के लिए एक खुशखबरी सामने आई है, वो खुशखबरी क्या है उसकी तफसीलात पर भी आखिर में हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुज़िश्ता साल ये जून 2025 में अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि 17 साला टिकटॉकर सना यूसुफ को घर में घुस के मुलज़म उमर हयात जो है वो कत्ल कर देता है। उसके बाद वहाँ से फ़रार हो जाता है और उसके फ़रार होने पे ये मामला नेशनल मीडिया पे चलने के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इसका नोटिस लिया। इस्लामाबाद पुलिस को ऑर्डर किया गया कि जल्द से जल्द जो मुलज़म है उसको गिरफ़्तार किया जाए। तो अप्रिसिएशन हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कि अपना इस्लामाबाद पुलिस की कि 24 घंटों के अंदर विद इन 24 आवर्स जो है वो मुलज़म उमर हयात को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। अब जब मुलज़म को गिरफ़्तार किया गया उसके बाद उसकी शिनाख्त परेड होती है, जिस्मानी रिमांड होता है, मुलज़म जुडिशल कर दिया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान कलमबंद होता है। लेकिन कल जो हमने गुज़िश्ता व्लॉग में भी आपको बताया कि जो मुलज़म है उमर हयात, वो अपने एतराफ़ी बयान से मुनरफ़ हो गया। मुलज़म की तरफ से अदालत में कहा गया सेक्शन 342 का बयान कलमबंद करवाते हुए कि ये अंधा कत्ल था, मेरा सना यूसुफ के कत्ल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, मैंने उसको कत्ल नहीं किया। अब ये जो मुलज़म का मुनरफ़ होना है अपने एतराफ़ी बयान से, ये मुनरफ़ नहीं हो सकता, क्योंकि मुलज़म को गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस की जानिब से मजिस्ट्रेट के सामने उसका सेक्शन 164 का बयान कलमबंद किया गया था। ये पुलिस के सामने स्टेटमेंट नहीं था, पुलिस के सामने जो बयान होता है मुलज़म का उसे अदालतें एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 का बयान हो जाए और उसमें इक़बाल जुर्म कर लिया जाए, फिर उससे मुनरफ़ होना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। तो कल के बयान में मुलज़म का सेक्शन 342 में अपने जुर्म से इनहराफ कर जाना, मुकर जाना, उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना सेक्शन 164 का बयान कलमबंद करवा चुका है। लेकिन आज कमरा अदालत में जब समाअत का आगाज़ हुआ तो मुलज़म के वकील अदालत में पेश हुए। उनकी तरफ से एक तो ये कहा गया कि मुलज़म को आर्टिकल 10A के तहत जो है फेयर ट्रायल का हक़ नहीं मिला। दूसरा, उनकी तरफ से बातें की गई कि जब अदालत और मुलज़म के वकला के माबैन रंजिश हो जाए तो फिर मुलज़म को जो है वो सज़ा नहीं सुनानी चाहिए, फांसी की सज़ा देना मुलज़म को जो है वो ज़्यादती होगी। और फिर ये भी कहा उमर हयात के वकील ने कि हमारी 2 दरख्वास्तें जो है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं। जज अफजल मंजूका साहब ने उनकी सरजनिश कर दी। जज अफजल मंजूका साहब ने कहा कि कमरा अदालत में अगर कोई पॉइंट आपने उठाना है, मुलज़म का दिफा कोई आपने करना है, तो कानूनी और आइनी नुक्ता अदालत में उठाएं, आला अदालती फैसलों के हवाला जात दें। ये कमरा अदालत है, यहाँ पे मीडिया टॉक नहीं चलेगी। और फिर जज साहब ने यह भी कहा कि अदालत को गुमराह भी ना करें। वकील साहब ने फिर ये कहा कि इस दबाव के ऊपर इस डर के साथ फैसला ना दें कि अगर मुलज़म को सज़ा ना हुई तो NGOs निकल आएंगे। उसके बाद जब इनके दलाइल ख़त्म होते हैं फिर प्रोसिक्यूशन की जानिब से दलाइल दिए गए। प्रोसिक्यूशन ने अदालत को ये बताया कि इस केस में 27 गवाह पेश किए गए और 2 गवाह ऐसे थे जो कि चशमदीद गवाह थे, जिसने उमर हयात को सना यूसुफ को कत्ल करते हुए देखा। उसमें एक उनकी वालदा और एक फुप्पो हैं। पहला उन्होंने कहा जी चशमदीद गवाह फरजाना यूसुफ हैं,
اور دوسرے چشمدید گواہ جو ہے وہ لطیفہ شاہ ہیں. مجموعی طور پہ 27 گواہ پیش ہوئے. ملزم نے جب قتل کیا مقتولہ کا ثنا یوسف کا تو اس کا موبائل فون لے کے بھی وہاں سے بھاگ گیا. تو پروسیکیوشن نے استدعا یہ کی ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا سنائی جائے. اب یہ قتل کا کیس ہے, پوری پاکستان میں پوری دنیا میں اس قتل پہ لوگ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ غمگین ہوئے. تو پھانسی کی سزا تو ڈیفینیٹلی اس ملزم کو ملنے جا رہی ہے. جو 3 بجے ہو سکتا ہے کہ جب آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں عدالت کا فیصلہ بھی آ چکا ہو کہ پھانسی کی سزا سنائی جا رہی ہے, اس کے ساتھ کچھ اور بھی سزائیں ہو سکتی ہیں. لیکن بیسیکلی جو سوال ایک رہے گا کہ آخر ان سزاؤں پہ ایگزیکیوشن کب ہوگی جو ملزم کو اناؤنس کی جائے گی. کیونکہ عام قتل کے کیسز میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر 2002 میں 2008 میں 2007 میں کسی کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے تو 2020 25 24 تک اس کا جو کیس ہے وہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک چلتا رہتا ہے. اور جب مقدمات اس کے اپیلوں کی صورت میں ہائی کورٹ میں پڑے رہیں گے, سپریم کورٹ میں پڑے رہیں گے, تو نیچے ایگزیکیوشن بھی رکی رہتی ہے. تو سوال یہ ہے جس کا جواب یہ لوگ چاہتے ہیں, ثنا یوسف کے ورثا بھی چاہ رہے ہوں گے کہ ایگزیکیوشن کے معاملے کے اوپر بھی اسی تیزی کے ساتھ فیصلہ سنایا جائے جیسے آج اس کیس کا آلموسٹ 1 سال کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے. یہ ایگزیکیوشن پڑی نہ رہے, اپیلوں میں ہائی کورٹ میں مقدمہ زیر التوا نہ رہے اور پھر سپریم کورٹ میں پینڈنگ نہ پڑا رہے. یہ ساری کارروائی جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ مکمل ہو تاکہ ملزم جو ہے اسے اس جرم پر جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اب بات کر لیتے ہیں ایمان زینب مزاری اور علی ہادی چٹھا کیس کی جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے. ویسے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایمان زینب مزاری علی ہادی چٹھا کو یہی جج افضل منجوکا صاحب نے انہوں نے فیصلہ سنایا تھا, 14 سال کی سزا سنائی تھی, تو یہ اعتراض بھی کیا گیا تھا کہ جج صاحب کی عدالت میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا مقدمہ بھی پڑا ہے, اس کا ٹرائل تو روزانہ کی بنیاد پہ نہیں چلا. یہ کیس ایمان مزاری کا, علی ہادی چٹھا کا, یہ جج صاحب روزانہ کی بنیاد پہ کیوں چلا رہے ہیں؟ دونوں کیسز میں فرق ہے. اب جو ہادی کا یا ایمان کا کیس ہے میں اس کے میرٹس پہ نہیں جا رہا, لیکن یہاں پہ قتل والے کیس نہیں ہے. قتل کے کیس میں عدالت کو بڑے احتیاط کے ساتھ بڑا محتاط ہو کے آگے چلنا پڑتا ہے. یہ تھا اداروں کے خلاف ٹویٹس کرنے کا, اداروں کو ملائن کرنے کا مقدمہ. تو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ اس کیس میں فیصلہ نہیں ہوا, اس کیس میں ایمان کے کیس میں کیوں فیصلہ کر دیا, تو آج ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے کیس کا بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کنوکشن ہوئی, منجوکا صاحب کا فیصلہ چیلنج کیا گیا, ہادی کی طرف سے, ایمان کی طرف سے اپیلیں آئیں, اپیلوں پہ نوٹس کر دیا گیا, لیکن جو لیگل ٹیم تھی وہ سپریم کورٹ میں آ گئی. فیصل صدیقی صاحب ان کے وکیل تھے اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہماری جو حکم امتناع کی درخواست ہے اس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا اور مقدمہ لگ نہیں رہا. مقدمہ 2 ماہ سے پینڈنگ چلا آ رہا ہے. اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے ڈائریکشن کی کہ 2 ہفتوں کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے جو سسپینشن کی اپلیکیشن ہے. اب سسپینشن کی اپلیکیشن کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹیک اپ کیا گیا. جناب جج اعظم خان صاحب تھے, کمرہ عدالت کھچا کھچا بھرا ہوا تھا, سول سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ شیریں مزاری صاحبہ تھی, وکلا کے لوگ تھے, کیونکہ ایمان مزاری اور علی ہادی چٹھا بھی وکیل ہیں, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, اظہار یکجہتی کرنے کے لیے کمرہ عدالت میں تمام موجود تھے. فیصل صدیقی صاحب نے دلائل دیے. اب فیصل صدیقی صاحب نے جب سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا تو جج اعظم خان صاحب نے ان سے پوچھا کہ عدالتی فیصلہ کدھر ہے, کیونکہ ریکارڈ پہ تو مصدقہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی کاپی نہیں لگی ہوئی تھی. جج صاحب کا استفسار تھا اعظم خان صاحب کا کہ مصدقہ فیصلے کی کاپی دے دیں جو سپریم کورٹ نے آپ کے حق میں دیا ہے یا آپ کی درخواست پہ دیا ہے. تو فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس مصدقہ کاپی بھی موجود ہے, وہ بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں. تو وہ کاپی مصدقہ انہوں نے عدالت میں جج صاحب کو دے رہے تھے. تو جج صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ آپ ایسا کریں, اس کاپی کو, مصدقہ نقل کو آپ طریقہ کار کے مطابق آفس میں جمع کرائیں. اور ناظرین پروسیجر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی ڈاکومنٹ جمع کرانا ہے وہ آپ کورٹ کی بجائے آپ اسے رجسٹرار آفس میں, انسٹیٹیوشن برانچ میں جمع کروائیں گے. تو میرے خیال سے آج شاید غلطی ہوئی, کوتاہی ہوئی یا آرڈر تاخیر سے ملا, تو وہ عدالت میں دینے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ آپ طریقہ کار کے مطابق اسے آفس میں جمع کرائیں اور جلد دوبارہ ہم سماعت کریں گے, آج کل پرسوں یا اگلے ہفتے
तो फिर ये मामला आपका दोबारा से टेकअप होगा। तो आज बेसिकली वहाँ पे अदालती कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अब नाज़रीन आ जाते हैं तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर क्या है। अच्छी खबर नाज़रीन है कि आज मंगल का दिन है और मुलाकातों पर कई महीनों से हफ्तों से बंदिश चली आ रही है। पहले खान साहब की मुलाकातों पे पाबंदी थी, फिर बुशरा बीबी साहबा की फैमिली, मुबशरा उनकी बेटी, उनकी जो भाभी हैं महरुनिसा, उन पर भी पाबंदी लग गई। लेकिन दरमियान में ये हुआ कि एक मफाहमत हुई और उस मफाहमत के नतीजे में बेटी की वालदा के साथ मुलाकात हुई, लेकिन वो मफाहमत जो है उसकी खिलाफ वर्जी की गई। बेटी मुबशरा बाहर आती हैं और जो बुशरा बीबी साहबा की बहन हैं मरियम रियाज भट्टू तक मुलाकात का अहवाल पहुंच जाता है और वो एक्स के ऊपर ट्वीट कर देती हैं और इस ट्वीट के बाद हुकाम की तरफ से कहा जाता है कि आपने फिर इस मुलाकात को सियासी तौर पे एक्सप्लॉइट किया है, अब मुलाकात नहीं होगी। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल इंतज़ामिया ने लिख के भी यही दिया है। उसमें मरियम रियाज भट्टू के जो ट्वीट्स हैं वो भी साथ में लगाए गए हैं। अब ये इतलात आ रही हैं कि जो पसे पर्दा राब्ते हुए हैं, जो मुलाकात बहाल करने की पसे पर्दा बैकडोर चैनल से जो कोशिशें की गई हैं, उसके नतीजे में इस बात का इम्कान है कि बुशरा बीबी की साहबा को उनकी बेटी के साथ, बुशरा के साथ, फैमिली के लोगों के साथ उनको मुलाकात करवाई जाए। तो ये एक रिलीफ मिलने का इम्कान है बुशरा बीबी साहबा को, बुशरा बीबी साहबा की फैमिली को, कि उनकी मुलाकात हो सकती है, हो सकता है आज हो या अगले हफ्ते हो, लेकिन मुलाकात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अब जहाँ तक बात है कि खान साहब की मुलाकातों पे जो पाबंदी है, उनकी फैमिली की मुलाकातों पे जो पाबंदी है, बहनों की मुलाकात कब होगी, तो यहाँ पर भी पसे पर्दा राब्ते चल रहे हैं, पसे पर्दा कोशिशें की जा रही हैं। तहरीरी तौर पे यकीन दहानी भी अगर आ जाती है, और यकीन दहानी भी क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो शायद यहाँ पर भी जो है वो ब्रेक थ्रू हो और बहनों की मुलाकात हो भाई के साथ। लेकिन कुछ बयानात जो कि सोहेल अफरीदी की तरफ से दिए गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उस पर भी हुकाम के एतराज़ात सामने आए हैं। तो चीज़ें चल रही हैं। एक अच्छी खबर तो यानी मतलब जो मैंने आपके साथ शेयर की कि बुशरा बीबी साहब के साथ मुलाकात हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर भी कोई ब्रेक थ्रू होता है, यकीन दानी हो जाती है, तहरीरी तौर पे आ जाता है, ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म हो जाता है, तो शायद बहनों की भी खान साहब के साथ मुलाकात जो है वो बहाल हो जाए। एक और भी नाज़िर खबर है, अब देखते हैं शाम को किसकी मुलाकात होती है, किसकी नहीं होती। एक और ख़बर नाज़िर ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब, जिन पर ऑडियो लीक का एक मुकदमा है, जिसमें वो KPK से लोग ला रहे हैं, लोगों के पास न जाने क्या क्या होगा और क्या हम करेंगे एहतजाज में, ये सारा कुछ ऑडियो में सुना गया। जो गंडापुर साहब उसमें मुबैना तौर पे उस ऑडियो में बात कर रहे थे। अब उस केस की समाअत हुई नसरुल मिनल्ला साहब की अदालत में, और वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब पेश नहीं हुए। इस्तिस्ना की दरख्वास्त आई अली अमीन गंडापुर साहब की कि इस्तिस्ना दे दें, वो कहीं पे मसरूफ़ हैं, लेकिन जज नसरुल मिनल्ला साहब ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त को रद्द कर दिया और वारंट जारी कर दिया अली अमीन गंडापुर के। और अदालत की तरफ से कहा गया पुलिस को हुक्म दे के कि मुलज़म को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पे पेश किया जाए। तो ये नाज़िर हमारा जो ख़बरें थी उनका अहवाल, उनकी तफसीलात। बाकी अगर अदालती फ़ैसला मंजूका साहब की अदालत से कोई मुख्तलिफ आया या उसमें कोई नई चीज़ भी आई, वो हम नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ उसको शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।